हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं, रोज आपका ये सेशन चल रहा है 8 बजे से लाइव। चलिए मेरे बच्चों, जुड़ जाइए। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं हमारे, सभी जुड़िएगा। देखिए, जैसे आज ये थंबनेल आपको दिख रहा होगा वीडियो में, जैसे धुआं उड़ रहा है, ऐसा ही धुआं उड़ा देना है। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आज आपको रेड, ब्लू और ये आपका धुआं आपको दिख रहा है साइंस क्लास का। ये धुआं धुआं कर देना है आज क्लास को, एकदम बच्चा धुआं धुआं उड़ा देना है। ठीक है, सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। आज हम अपना फोटो नहीं लगा करके धुआं का तस्वीर लगाए हैं, जिससे कि आप इस सेशन को धुआं धुआं करना है। आज इस सेशन को एकदम जबरदस्त तरीके से समाप्त करेंगे मेरे रसगुल्लो। फटाफट जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो फटाफट जुड़ेंगे। स्टार्ट कर एकदम, आज का सेशन बहुत स्पीड चलेगा रसगुल्लो। अभी आपने 6 बजे वाला सेशन देखा है सोशल साइंस का, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बच्चों। बहुत मेहनत से हम वो सेशन बनाए थे आपके लिए। देखिए आपको कैसा लगता है वो सेशन, देख करके हमें जरूर बताइएगा। आप लोग जो नहीं देखे हैं, जो देख लिए हैं वो तो देख ही लिए बच्चों, जो नहीं देखे हैं वो सेशन को आप जरूर देखिए। आपके लिए ही वो सेशन है, बहुत ही मजेदार सेशन है मेरे रसगुल्लो, एकदम तागड़ा सेशन है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, लगभग सभी बच्चे जुड़ जाइए। आपका जो है ये क्लास शुरू होने वाला है। ठीक है, आपका ये क्लास शुरू होने वाला है मेरे रसगुल्लो। चलिए, मौसम, आरडीएक्स, विश्वजीत, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार, भारती, शालिनी, निभा यादव, प्रीतम, मनीषा, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, नीतीश, सभी बच्चे जितने हैं, रोशन, अंसारी, राकेश, चंदन, लक्ष्मी, कन्हैया, अदिति, सभी बच्चे आरडीएक्स सभी जुड़ जाएंगे हमसे। ठीक है, हम आपका पहला क्वेश्चन, आपके आपके क्लास का पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आज का साइंस का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे बच्चों। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो क्या बनाते हैं? चलिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। दूसरा है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन बच्चे, बहुत ही जैसे सोशल साइंस तकड़ा चला था उसी तरह से ये भी सेशन जो है आपका बहुत शानदार होने वाला है। आज का ये सेशन बहुत तागड़ा होने वाला है। आप एकदम जुड़े रहिए, एकदम जो है हमसे जुड़े रहिए बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है मेरे बच्चों, हरे पौधे आप जानते हैं उत्पादक होता है और सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी को मिलता है। किसके अनुसार? लिंडरमान के अनुसार। लिंडरमान के अनुसार सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है उत्पादक को मिलता है। और जो है पौधे क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को यानी कि किसमें बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। और क्या बना लेते हैं बच्चों? C6S ग्लूकोज बना लेते हैं, C6H6O। ठीक है बच्चों, जो भी है ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज बना लेते हैं रासायनिक ऊर्जा में बदलकर। बिल्कुल, जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, राइट। पहला क्वेश्चन, हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। चलिए, सभी बच्चे का लगभग 100% बच्चे, जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो। अभी हम वेट कर रहे हैं आपका, फटाफट जुड़ जाइए हमारे सेशन से। आज का सेशन बहुत जबरदस्त चलने वाला है आपका। चलिए, निम्न में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है? बच्चों ये भी बताइए, क्या हम आपके लिए सोशल साइंस का लघु उत्तर ये लेकर के आए? अगर आप यस बोलिएगा बच्चों, आपका हम कमेंट देख पा रहे हैं लाइव चैट में, अगर यस बोलिएगा तभी हम आपके लिए जो है क्या लाएंगे, हम आपके लिए जो है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, हम आपके लिए क्या लाएंगे? हम आपके लिए जो है सोशल साइंस का कल 12 बजे से लघु उत्तर ये लेकर के आएंगे। पंकज कुमार, सुमन कुमार, भारती, हम आपको देख पा रहे हैं, ज्योति कुमारी, मनीषा कुमारी, चंदन कुमार, पंकज कुमार, विनोद कुमार। ठीक है, सभी बच्चे, अमृता, भारती, सिमरन कुमारी, सभी बच्चे को, मुस्कान, नाज, हम आपको देख पा रहे हैं, आपके कमेंट्स को पढ़ पा रहे हैं। इसी तरह से आप लगातार हमसे जुड़े रहे, हमें अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे रसगुल्लो, चलिए अगले क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों बिल्कुल सभी बच्चे का आ चुका है। निम्न में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है? शीतोष्ण वन या ट्रॉपिकल वर्षा वन या अल्पाइन वन या टैगा वन? ठीक है, ये आपका है जो टैगा वन है बच्चों, टैगा वन है चौथा ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने था। बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल वर्षा वन में जो है आपका जैव मात्रा सबसे अधिक होता है। चलिए मेरे रसगुल्लो, फटाफट 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 जुड़ जाइएगा, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे बच्चों, वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट देखिए और फटाफट कमेंट करिए। सुस्मिता, डीआईपी महतो, चलिए बच्चों सभी बहुत अच्छा, अनुष्का, हर्षराज, डियर दीपांशु, आप भी जुड़ जाते हैं, बिल्कुल अच्छा लगता है। तनिषा, अनुष्का, रिया, मनीषा, मनीषा कुमारी का भी स्वागत है, खुशबू, सपना, नीतीश, सानिया अली, ठीक है, सुस्मिता, सिमरन, ज्योति, अमृता, ठीक है, सभी बच्चे हमारे जितने भी हैं जुड़े रहते हैं, अच्छा लग रहा है बच्चों। चलिए, वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है क्या कहलाता है? परजीवी, कीटभक्षी, परभक्षी या सहजीवी। आपके सामने चार ऑप्शन है मेरे बच्चों, आपको बताना है वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है क्या कहलाता है? आपको पता होगा मेरे बच्चों, अमरवेल, याद है? अमरवेल, देखिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, अमरवेल आपको याद है? जी हाँ, इसे हम, ठीक है बच्चों, आपको बताना है अमरवेल क्या है, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करेंगे। वह जो दूसरे से के कारण भोजन प्राप्त करता है क्या कहलाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, परजीवी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, परजीवी कहलाता है बच्चों, जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है वो परजीवी कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये आप जो है एनसीईआरटी बुक में पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, ठीक है बच्चों। चलिए मेरे रसगुल्लो, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर क्या है? आपको बताना है घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर क्या है मेरे रसगुल्लो, ठीक है, ग्रास हॉपर क्या है? चलिए सुनील कुमार, शालिनी कुमारी फटाफट कमेंट करेंगे, सभी बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे जितने जुड़ते हैं हमसे रोज, ठीक है। चलिए, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर क्या है? पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीय उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है तृतीय उपभोक्ता। फटाफट कमेंट करेंगे। ग्रास हॉपर आपको पता है किसको खाता है? उत्पादक को खाता है। जो उत्पादक को खाता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। यानी 4 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है मेरे मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल भाई आरडीएक्स। चलिए, वेलकम वेलकम बच्चों, सुस्मिता, अनन्या वेलकम, रितेश राज आपका भी स्वागत है, ठीक है, ज्योति कुमारी जुड़ जाइए, रिया, पंकज, अनामिका शाह। चलिए बच्चों, हम आपका कमेंट देख पा रहे हैं, सुमन कुमार भारती, हमें तो लगता था सुमन कुमारी है, मगर हम आज जाने हैं 2 दिन पहले कि सुमन कुमार भारती है। चलिए बच्चों, सुमन कुमार भारती, ठीक है, चंदन कुमार, अनुभव कुमार, सभी का वेलकम है और अपना क्लास जो है कंटिन्यू रखिए। चलिए, 5वां नंबर, सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? वन का परितंत्र, समुद्र का परितंत्र, घास स्थल का परितंत्र। 4 परितंत्र एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम छप सकता है। आपको बताना है सबसे बड़ा परितंत्र। बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल अनुष्का, आप भी जुड़ जाइए, हर्ष, रिया, सानिया, ठीक है, सबसे बड़ा परितंत्र जो है बिल्कुल सही, आप जानते हैं पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जो है समुद्र है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। समुद्री परितंत्र इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा, अपघटक डीकंपोजर क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, स्वतः विषमपोषी होते हैं, आर्गेनोटॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 6 का अपघटक क्या होते हैं? क्या वो दूसरे पर निर्भर करते हैं या वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं? डिकम्पोजिशन, अपघटक क्या होते हैं? डिकम्पोजर क्या होते हैं? ठीक है, विषमपोषी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है डिकम्पोजर होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों आपको बताना है, ठीक है, डिकम्पोजर क्या होते हैं आपको बताना है। चलिए रसगुल्लो, जल्दी जल्दी बताइएगा अपघटक क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता होगा कार्बनिक पदार्थ को विघटन करते हैं, उन्हें डिकम्पोजर अपघटक कहते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, हम देखो 2-4 एग्जांपल दे रहे हैं। सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये मृत जानवरों का सेवन करके जो है पनपते हैं या बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आपको जो है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे बच्चों,
फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, ये क्या होते हैं आपको पता होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं जो गोबर कचरे आदि को खा करके तेजी से बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है बच्चों, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। लगभग लगभग सभी बच्चे आप जो है इसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है ठीक है बच्चों, एकदम बेहतरीन, लगभग लगभग हम देख पा रहे हैं सभी बच्चे का एक जैसा आंसर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, विषम पोषी, ठीक है, किसी और पे निर्भर करता है घटक, ठीक है, चाहे मिट्टी को खाए या फिर कुछ और को खाए। ये स्वपोषी नहीं होंगे, क्योंकि स्वपोषी अगर हो जाते तो क्या हो जाते, वो अपना जो है सूर्य के प्रकाश से अपना सूक्ष्म जीव तो ऐसे सूर्य प्रकाश से भी बना सकते हैं बच्चों, स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषम पोषी भी हो सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम डॉट करके छोड़ दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन पे, तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? उत्पादक? नहीं बच्चा, उत्पादक नहीं होता है। अपघटनकर्ता? नहीं बच्चों, अपघटनकर्ता भी नहीं होता है, क्योंकि अपन अपघटनकर्ता सूक्ष्मजीव होते हैं। चलिए 7 का सी बचा है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता? प्राथमिक उपभोक्ता नहीं बच्चों, वो छोटी मछली होती है प्राथमिक उपभोक्ता। जी हाँ, तृतीयक उपभोक्ता, ये जो है बड़ी मछली, जैसे ब्लू व्हेल हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, ठीक है बच्चों, ब्लू व्हेल हो गया, ठीक है, ये जो है क्या करती है, छोटी मछली जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उसको खाती है, इसलिए ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सही क्रम क्या होता है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे, एकदम टीटीआई है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। कह रहा है उत्पादक से मांसाहारी में जाएगा, शाकाहारी में जाएगा या विघटन? ये तो पहला ऑप्शन गलत है, उत्पादक को कभी मांसाहारी नहीं खा सकता है, उत्पादक शाकाहारी को कभी, हाँ ये खा सकता है बच्चों। 8 का देखिए, उत्पादक को शाकाहारी खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, और मांसाहारी जो होता है वो विघटन करता हो जाता है, विघटनकारी होता है। चलिए बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, बी जो है 8 का बी आंसर बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे और फटाफट आंसर देंगे। पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उत्पादक स्तर, दूसरा है उपभोक्ता स्तर, तीसरा है शाकाहारी स्तर, चौथा है पोषण स्तर। पारिस्थितिक तंत्र जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें आहार स्तर को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, उपभोक्ता स्तर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। उपभोक्ता स्तर जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम मस्त क्वेश्चन, फटाफट जवाब दीजिएगा सभी बच्चे, सभी बच्चे एकदम कंटिन्यू जुड़े रहे, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम पर इफेक्ट पड़ेगा, एकदम नहीं भागेंगे बच्चों, जो भागे समझ लीजिए उसका 10 नंबर माइनस हुआ, अभी ही माइनस कर लीजिए। अगर 440 आने वाला रहेगा तो 430 आएगा, अगर 300 नंबर आने वाला रहेगा तो 290 नंबर आएगा बच्चों, याद रखिएगा। अगर जैवमंडल से CO2 को हटा लिया जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हटा लिया जाए, तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड से कौन अपना भोजन बनाता है? बताइए, जरा बताइए बच्चों, कौन कौन? उत्पादक, उपभोक्ता, कौन बनाता है? पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? जी हाँ मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट आप सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, सॉरी उपभोक्ता नहीं, प्राथमिक उत्पादक, जिसको हम पेड़ पौधे भी बोलते हैं। इस अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा खत्म हो जाए तो क्या होगा? सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे और उत्पादक नहीं बचेंगे। जब उत्पादक नहीं बचेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं बचेगा, जब प्राथमिक उपभोक्ता नहीं बचेगा तो द्वितीयक उपभोक्ता भी नहीं बचेगा, उसके बाद फिर तृतीयक उपभोक्ता भी मरने लगेगा, यानी आहार श्रृंखला पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा अगर CO2 को हटा लिया जाए तो। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, माय डियर स्टूडेंट, क्लियर? चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है वन परितंत्र में शेर का पोषण स्तर क्या है?
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एकदम नया क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई है। देखिए इसमें टी लिखा हुआ भी है, इसलिए इसको हम टीटीआई कर रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए रसगुल्लो, अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसको नोट डाउन करिए। वन परितंत्र में शेर का पोषण स्तर क्या है बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए अगर जानते हैं तो। बिल्कुल सही, T4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। T4, वन परितंत्र में शेर का पोषण स्तर जो है T4 है मेरे बच्चों। चलिए अगला 12वां नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है? चलिए चार ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आप देखेंगे और फटाफट जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करें और फटाफट जवाब दें। लोयल गर्ल, मुस्कान नाज, ठीक है, चंदन कुमार, सुष्मिता कुमारी, अनुष्का, डीपी महतो, राजेश राज, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। रितेश राज और नीतीश कुमार, मनीषा कुमारी, विनोद कुमार, अनन्या चौरसिया, पंकज कुमार, खुशबू कुमारी, सानिया अली, सुष्मिता कुमारी, चंदन कुमार, ठीक है बच्चे, जितने ज्योति कुमारी, हर्ष राज, सभी बच्चे हमारे बिल्कुल कमेंट करते रहिए। आपका जो है इससे रिवीजन होते रहेगा। ओजोन परत का क्षय में से किसके कारण होता है बच्चों? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ठीक है, इसको शॉर्ट में CFC कहते हैं बच्चों। चलिए मेरे रसगुल्लो 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और बताएंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और बताइए। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। सुमन कुमार भारती, अनामिका शाह, विष्णु देवा, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। ठीक है, अमृता भारती, सिमरन कुमारी, पंकज कुमार, लोयल गर्ल, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए। आप जो हैं आप एकदम अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन कीजिए, इस बार आप लोग को गर्दा उड़ा देना है। इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों हम सारे का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस NO2। ठीक है बच्चों, आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इन सबसे हानिकारक गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलिए बच्चों अगला है, अम्लीय वर्षा कैसे होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन से, CFC से, ओजोन से, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चे, फटाफट। ठीक है, 14 का फटाफट कमेंट कीजिए। जब भी कमेंट कीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर लिख के कीजिए। सब CC, BB, CC क्या है, ये किस क्वेश्चन का आंसर है पता ही नहीं चलता है, पिछला का है या अगला का है। विष्णु देवा, आप जो है, रिया कुमारी, अनन्या चौरसिया, सिमरन कुमार, सभी हाँ ठीक लिख रहे हैं। जो नंबर लिख करके, क्वेश्चन का नंबर लिख करके ऑप्शन लिखना है, बिल्कुल राइट जवाब है लगभग सभी बच्चे का। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा कब होती है? जीवाश्म ईंधन का जब दहन होता है तो अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए आपके सामने 15वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन विलुप्त प्राणी है? यहाँ पर देखिए बच्चों आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम सोशल साइंस में पढ़ाए हैं विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजाति में क्या फर्क होता है। निम्नलिखित में कौन विलुप्त प्राणी है? ठीक है बच्चों, कौन विलुप्त प्राणी है आपको बताना है। चलिए शेर, डोडो, मोर, इनमें से सभी। तो मेरा रसगुल्लो शेर तो अभी है, मोर भी है, यानी डोडो इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एक पक्षी है बच्चा डोडो, आप सर्च कीजिएगा नेट पे तो बहुत खूबसूरत पक्षी था, चोंच बहुत लंबा रहता है, ये अब जो है विलुप्त हो चुका है। विलुप्त मतलब पृथ्वी पर से गायब हो चुका है। जैसे डायनासोर गायब हुए हैं वैसे ही ये भी गायब हो चुका है। चलिए मनीषा कुमारी, ठीक है, लोयल गर्ल, फटाफट लोयल गर्ल, सिमरन कुमारी, DIP महतो, भाई RDX, साइना ली, रिया कुमारी, हर्षराज, नीतीश कुमार, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छा। विष्णु देवा, फटाफट कमेंट करते रहिए इसी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे डॉप्सन इकाई किसकी मापक है? एकदम TTI क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट है मेरा रसगुल्लो, एकदम डॉप्सन किसकी है? TTI है। ठीक है बच्चों, डॉप्सन किसकी इकाई है? किसको मापता है? ध्वनि को, हवा को या पानी को? ठीक है, या पानी को मेरा रसगुल्लो, या पानी को, यहाँ पे है पानी। ठीक है, पानी है, पनीमा नहीं है, पानी है।
ठीक है, हवा, ध्वनि, पानी, ओजोन स्तर की मोटाई को। लगभग 100% बच्चे का सही आंसर आया है, 100% बच्चे का सही आंसर आया है। बिल्कुल, ओजोन स्तर की मोटाई इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओजोन स्तर की मोटाई बिल्कुल सही है मेरे रसगुल्लो। ओजोन स्तर की मोटाई मापा जाता है डॉप्सन इकाई से। चलिए क्लियर हो गया। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक क्या है? मुख्य कारक क्या है बच्चों? आपको बताना है CFC, CO2, CO या CH4। मुख्य कारक, ऐसे तो कारक सभी है बच्चों, मगर इसमें से पूछ रहा है कि मुख्य कारक क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव का। फटाफट कमेंट कीजिए। पहला में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा में है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा में है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा में है मीथेन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे मुख्य कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए मेरे रसगुल्लो अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। फटाफट में रसगुल्लो, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 21 अप्रैल, 25 दिसंबर, 30 जनवरी। फटाफट जवाब दीजिएगा बच्चों, फटाफट। 30 जनवरी को कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है, कुष्ठ रोग दिवस किसी न किसी दिन सब न सब जो है मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। कुष्ठ रोग दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस, सुशासन दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 21 अप्रैल को? बताइएगा बच्चों, 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है कमेंट में। बाईस अप्रैल को बनाया जाता है वेटलैंड दिवस, मगर 21 अप्रैल को। चलिए बच्चों बिल्कुल सही है, 5 सितंबर इज द राइट आंसर। 21 अप्रैल को याद नहीं आ रहा है, आप खोज लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 19वां नंबर क्वेश्चन, मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन, एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज के लिए सिलेक्ट किए हैं, एकदम मस्त क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आज हम फटाफट कमेंट कीजिए और फटाफट मजा लीजिए क्वेश्चन का। मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? ईख रोपण, धान खेत, फल का बागवानी, गेहूं खेत। यानी कह रहा है कि भारत में जो है मीथेन जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है मेरे बच्चों? मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस। मीथेन को याद रखिएगा, एकदम हम इसका जो है क्या कर रहे हैं, हम इसका जो है पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, और मार्स मतलब होता है दलदली भूमि, ठीक है। आप मार्स का हिंदी खोजिएगा तो मार्स मतलब आपका मंगल नहीं, मार्सी मतलब होता है दलदली भूमि। दलदल भूमि किसकी खेती में होता है? तो धान की खेती में मेरे बच्चों, बिल्कुल सही। दलदल देखते होंगे आप, पूरा कादा करता है। मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? धान का खेत। क्लियर मेरे बच्चों, इसलिए धान का खेत में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे वर्षा जल को अम्ल जल कहते हैं जिसका पीएच मान किससे कम हो जाता है मेरे रसगुल्लो? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे रसगुल्लो। किससे कम हो जाएगा पीएच मान? ठीक है, किससे कम हो जाएगा पीएच मान? तो हमारा जो है क्या कहलाएगा? अम्ल वर्षा कहलाएगा, ठीक है। अम्ल वर्षा कितना से कम हो जाएगा बच्चों? तो अम्ल वर्षा कहलाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आप जानते हैं बच्चों 5.5 से कमता है, 5 पॉइंट मुंह का पीएच मान कमता है तभी दांत गिरता है, तब अम्लीय हो जाता है, इसलिए 5.6 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 7 पर तो उदासीन ही होता है बच्चों, 7 पे उदासीन होता है, नहीं हो सकता है। उससे थोड़ा कमेगा क्या अम्ल वर्षा होगा? नहीं होगा। उससे भी कमेगा थोड़ा सा, नहीं। यानी 5.6 जो है वो जो है अम्ल वर्षा के लिए सबसे सुटेबल स्थिति है, ठीक है बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर है? चलिए बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, भारत। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र, देखिए बच्चों ओजोन छिद्र है ये, ठीक है, ओजोन छिद्र है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र है। ये 2-3 किलोमीटर से ज्यादा है। आपको मालूम होना चाहिए कि बर्फ से CFC निकलता है। बर्फ से क्या निकलता है बच्चों?
CFC निकलता है, और ओजोन क्षेत्र जो ओजोन परत होता है वो CFC क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ओजोन होता कहाँ है बच्चों, तो समताप मंडल में होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये CFC निकल करके समताप मंडल में छेद कर दिया है। तो देखिए ये चारों जगह में से सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ होगा मेरे रसगुल्लो, क्लियर क्लियर मेरे रसगुल्लो। आज आप जान लीजिए, इसे आपको सफेद रेगिस्तान भी कहा जाता है, विश्व का सफेद रेगिस्तान, रेगिस्तान याद रखिएगा। विश्व का सफेद रेगिस्तान जो है अंटार्कटिका को कहा जाता है। यहाँ पाया जाने वाला जीव पेंगुइन है, ठीक है, व्हाइट और ब्लैक कलर का रहेगा, बहुत खूबसूरत रहेगा, और पोलर बियर है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन, 22वां नंबर एकदम TTI है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण से होता है मेरे रसगुल्लो, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें लगता है आपका जो है गलत दिए हुए है, देख लीजिएगा, नाइट्रेट की कमी से होता है, ठीक है, या नाइट्रेट की अधिकता से हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, मगर यहाँ दिया हुआ है क्लोराइड की अधिकता से, ठीक है। हो सकता है नाइट्रेट की कमी से होता हो और क्लोराइड की अधिकता से होता हो। एक बार आप कंफर्म इसको बढ़िया से हो लीजिएगा बच्चों, या क्लियर, ठीक है बच्चों। ब्लू बेबी सिंड्रोम जी है क्लोराइड की अधिकता से। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा बच्चों, कह रहा है निम्न में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ढूंढना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। बिल्कुल मेरे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से ढूंढ लीजिएगा। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मेरे रसगुल्लो, कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए फटाफट बताइए, निम्न में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, ये तो ग्रीन हाउस है, ये भी ग्रीन हाउस है, ये भी ग्रीन हाउस है। नाइट्रोजन आपको पता है 78.02% वायुमंडल में है। अगर ये रहता, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता तो हम सोच लीजिए हम लोग मर जाते अभी तक, ठीक है बच्चों, जल करके इतना गर्म हो जाता। ताजमहल किसके द्वारा नष्ट हो सकता है, 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। यमुना नदी में बाढ़ से, संगमरमर के उच्च ताप पर अपघटन से, मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकली SO2 से। आपको पता होना चाहिए बच्चों, ताजमहल अगर आप देखे हैं तो इतना ऊंचा पे है, यानी पूरा आगरा जब डूबेगा तभी ताजमहल डूबेगा। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि यमुना नदी में बाढ़ आवे, चाहे तूफान आवे, चाहे जलजला आवे, उससे वो कोई मतलब नहीं है। संगमरमर उच्च ताप पर अपघटित नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा, संगमरमर जो है उच्च ताप पर अपघटित नहीं होता है, क्लियर। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल मेरे बच्चों, मथुरा में जो, यानी कि जो जहां आगरा में ताजमहल है उसी के बगल में मथुरा है, और वहां तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक कारखाना से क्या निकलता है, SO2 निकलता है, जो CaCO3 यानी संगमरमर से एक क्रियाशील यानी अभिक्रिया करके जो है सल्फ्यूरिक एसिड यानी पीला कलर का एक परत बना लेता है मेरे बच्चों, उसी से हमारे ताजमहल को खतरा है, ठीक है। या इसीलिए सरकार ने जितने भी तेल शोधक कारखाना था सभी को हटा दिया है। चलिए बच्चों 25वें नंबर क्वेश्चन पे आपके आ रहे हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, अम्लीय वर्षा के कारण क्या है। अभी हम बात किए अम्लीय वर्षा एकदम TTI है बच्चों, एकदम TTI है, ठीक है, एकदम TTI कर लीजिए, अम्लीय वर्षा को TTI कर दे रहे हैं। कह रहा है अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, N2 तथा NO3, NO2 तथा SO2, CO तथा CO2, CO2 तथा NO2। देखिए बच्चों, आपको याद रखना है अम्लीय वर्षा तभी हो सकता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल बने, ठीक है, या इतना याद रखिए कि जब तक सल्फर नहीं रहेगा जब तक नहीं होगा, यानी सल्फर जिसमें है वही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, या HNO3 बनता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड आपको सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, नाइट्रिक एसिड जो है अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी रहेगा तभी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मेरे बच्चों, क्लियर क्लियर हो गया। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या उत्पादित होता है। चलिए देखिएगा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। चलिए हम इसका रिएक्शन कर देते हैं, आप जरा देख लीजिएगा। सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है, सूर्य पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, पराबैंगनी किरण और O2 प्लस पराबैंगनी किरण बना लेगा O3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सूर्य के रोशनी नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए था हवा
से पाराबैंगनी विकिरण की, यानी हवा लिखना चाहिए यहाँ पे, हवा यानी O2 ऑक्सीजन से पाराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या उत्पादित होता है मेरे रसगुल्लो? बिल्कुल सही जवाब, ओजोन होता है। इसका रिएक्शन भी आप लिख लीजिएगा, O2 पाराबैंगनिक पाराबैंगनिक किरण से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, ये O2 पाराबैंगनिक किरण से अभिक्रिया कर लेता है तो बना लेता है ओजोन O3, ठीक है बच्चों। इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वहां पे हवा कर लीजिएगा, ठीक है। हवा से पाराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है जिससे उत्पादित होता है ओजोन। अगर ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन नहीं किया हुआ है तो मेरे रसगुल्लो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आप जानिए ओजोन कैसे बनेगा। तो ऑक्सीजन से पाराबैंगनी विकिरण जब अभिक्रिया करेगा तो ओजोन का निर्माण कर लेता है। चलिए, समताप मंडल में पाराबैंगनी विकिरणों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? अभी हम बताए हैं बच्चों, कौन सा मंडल में ओजोन परत पाया जाता है? समताप मंडल में। ये समताप मंडल है, इसी में जो है हवाई जहाज आपका उड़ता है, हवाई जहाज आपका समताप मंडल में ही उड़ता है और इसी परत पर जो रहता है ओजोन रहता है, ठीक है, ओजोन रहता है। इसके कारण से भी जो हवाई जेट उड़ते हैं, हमारे जेट विमान, उससे भी ओजोन परत को हानि पहुंचता है। तो समताप मंडल में पाराबैंगनी विकिरणों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है बच्चों? तो ओजोन द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा, सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, लगभग हम सभी बच्चे का कमेंट देख पा रहे हैं। सभी बच्चे जितने हैं, निशा है, रवि है, मोनू है, जितने भी बच्चे हैं अधिकतर का हम देख रहे हैं, ठीक है। बहुत तगड़ा सेशन चलने वाला है बच्चों, बहुत तगड़ा सेशन, ठीक है। सभी जुड़े हुए हैं, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, ठीक है, सपना जुड़ जाइए बच्चे, अभी तक जो नहीं जुड़े हुए हैं एकदम फटाफट जुड़िए। आज का क्लास बहुत जबरदस्त होने वाला है मेरे रसगुल्लो, बहुत जबरदस्त होने वाला है, ठीक है एकदम। अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पैन, ठीक है, स्मॉग, मिथाइल आइसोसाइनाइड, SO2। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों। लगभग जो है सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए, इसका थोड़ा पोस्टमार्टम कर देते हैं। MAC कहा जाता है 3 दिसंबर, ठीक है, रात को 1984, ठीक है बच्चों, 3 दिसंबर 1984 में जो है ये घटना घटी थी। कौन सी घटना बच्चों? भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है मेरे रसगुल्लो। आपको पता है, आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं बच्चों, ये जो है कौन से कंपनी से निकला था इसका गैस? यूनियन कार्बाइड, ठीक है, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये भोपाल में ये घटना घटा था। आपको याद रखना है, भोपाल में ये कांड हुआ था, ठीक है। भोपाल देख लीजिए, भोपाल लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। 3 दिसंबर 1984, इसको शॉर्ट में मिक कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है बच्चों, मिथाइल आइसोसाइनेट। लगभग जानता है कितना आदमी मरा था बच्चों? 5,58,000 लगभग बच्चे, 5,58,000 आदमी मरे थे उस गैस त्रासदी में। रातों रात लाखों आदमी मर गए थे, सोच लीजिए। इसलिए अगर आपको बनाना है तो यही गैस बनाइए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आप 12 क्लास में जाएंगे तो आपको बनाने के लिए सिखाया जाएगा। बिल्कुल मेरे बच्चों, मिथाइल आइसोसाइनाइड इज द राइट आंसर। इसीलिए बोला जाता है कि अब लाठी का जमाना नहीं रहा, पढ़े लिखे से अगर टक्कर लीजिएगा तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बना करके पूरा आपका मोहल्ला साफ कर देगा, मोहल्ला क्या गांव साफ कर देगा। इसलिए मेरे बच्चों, आप जो है पढ़े लिखे से आप झंझट नहीं मोल लेंगे, ठीक है, नहीं तो लेनी के देनी पड़ जाएंगे। जहां परमाणु बम बना दिया, हाइड्रोजन बम बना दिया, मिथाइल आइसोसाइनाइड बना दिया, यह एक साइनाइड जहर होता है। आप मूवी भी देखे होंगे, मॉम मूवी देखे हैं श्रीदेवी का, देखिए उसमें साइनाइड जहर बनाता है, साइनाइड। इसको कहा जाता है कि सुई चूहो करके भी अगर किसी में चूहो देंगे तो वह तुरंत मर जाएगा, हमें गोली बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। चलिए क्लियर। साइंस इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इसे पढ़ने से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गंगा जल में सबको प्रभावित करने से क्या होता है? देखिए, हिंदू धर्म में मान्यता है बच्चों कि गंगा जल में सबको प्रवाहित कर दे, मगर नहीं बच्चों, इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है घुलित ऑक्सीजन में कमी, BOD में वृद्धि, BOD
बीओडी में वृद्धि बच्चों, जानते हैं बीओडी क्या होता है? आपको पता है, बायो ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, आप अगर फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं बीओडी का तो लिख सकते हैं बायो ऑक्सीजन, देखिए बच्चों स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, और डिमांड होता है। ठीक है, बायो ऑक्सीजन डिमांड फुल फॉर्म होता है, यानी जो पानी में रहते हैं उसको क्या चाहिए? बीओडी चाहिए। लगभग शुद्ध पानी में, यानी अच्छा पानी उसी को माना जाएगा जिसमें 8 कम से कम बीओडी हो उसका, उस पानी का। याद रखिएगा 8। गुलित ऑक्सीजन में कमी, बीओडी में वृद्धि, या जीवाणुओं में वृद्धि, इनमें से सभी। तो मेरे बच्चों गुलित ऑक्सीजन जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन रहेगा पक्का है कमेगा। ठीक है, बीओडी में वृद्धि होगी, यानी कि सब 8 रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बढ़िया पानी में, तो 8 से ज्यादा हो जाएगा। जीवाणुओं में वृद्धि होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों डी इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन, गंगा जल में सबको नहीं प्रभावित करना चाहिए, आज से हम यही सीखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। आज का 6 बजे वाला क्लास आपको लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ये जो क्लास चल रहा है आपको बच्चा, मेरा मेहनत कैसा है, हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, क्या ये हमारा मेहनत सफल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये आप बताएंगे। ठीक है बच्चों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। मिनी माता रोग उत्पन्न होता है किससे? वायुमंडल में आर्सेनिक से, पीने के पानी में फ्लोराइड से, या पीने के पानी में पारायुक्त प्रदूषण से, जल में तेल के फैल जाने से, जल में तेल के फैल जाने से। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। पीने के पानी में पारायुक्त प्रदूषण से, या किसी भी तरीके से पारा अगर हम यूज करेंगे तो हमें मिनी माता रोग हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। देखिए पैन का फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एकदम लिख लीजिएगा बच्चों। अगर आपसे ये मिस हुआ तो हम सोच लीजिए बहुत डांटेंगे आपको। ठीक है, TTI, पैन का फुल फॉर्म यहां देख लीजिए। पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, पैन कार्ड नहीं बता देना है, प्राइवेट एसिसेट नंबर, ठीक है, जो फुल फॉर्म होता है पैन का वो नहीं है। यहाँ केमिस्ट्री में है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषण है? प्राथमिक, द्वितीयक, जल प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषक। देखिए फुल फॉर्म नहीं लिख करके सिर्फ पैन लिखा रह सकता है, इसीलिए आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए और याद रखिएगा ये द्वितीयक प्रदूषक है। अब द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है, आपके मन में सवाल चल रहा होगा बच्चों कि द्वितीयक प्रदूषक होता क्या है। तो देखिए बच्चों याद रखिएगा, जो प्राथमिक प्रदूषक से निकलता है, प्राथमिक प्रदूषक से बन के निकलता है, उसी को द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। यानी प्राथमिक प्रदूषक से बनता है द्वितीयक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक से बनता है द्वितीयक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक। जैसे आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से आपका पैन बनेगा तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड हुआ और द्वितीयक प्रदूषक क्या हो गया मेरे बच्चों? पैन। क्या क्लियर हुआ आपका? आज ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? प्राथमिक प्रदूषण किसको कहते हैं और द्वितीयक प्रदूषण किसको कहते हैं? एकदम हम आपका जो है एकदम धुआं धुआं कर देंगे, जैसा कि आप देखे थे शुरू क्लास में। क्लास शुरू होने से पहले आप धुआं का फिगर देखे थे ना, फोटो, इसीलिए दिखाए थे कि आज का क्लास एकदम धुआं धुआं कर देना है। चलिए बच्चों 32वां नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है? 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखिए और फटाफट सा बताइए बच्चों। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखिए और फटाफट बताइए। ठीक है मेरे रसगुल्लो, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे। अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन में होता है? फटाफट जवाब दीजिए सभी रसगुल्लो मेरे, जितने भी जुड़े हुए हैं, रिया कुमारी, मनीषा कुमारी, अनन्या चौरसिया, रिया कुमार, ज्योति कुमारी, अमृता भारती, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सभी फटाफट जवाब देंगे। शालिनी कुमारी, चलिए सभी बच्चों को एक साथ फटाफट कमेंट करना है बच्चों। अंतरिक्ष यान में बिल्कुल सही जवाब है शैवाल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नीला शैवाल, हरित शैवाल, जिसका भी यूज किया जाता है शैवाल का ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे बच्चों। बैक्टीरिया की खोज, बताइए बच्चों बैक्टीरिया की खोज, चलिए लिखना शुरू कीजिए। बैक्टीरिया की खोज जो है कितना में हुआ बच्चों? 1676 में। ठीक है बच्चों, 1676 में नहीं बच्चों, 1676 में लगता तो नहीं हुआ है। बैक्टीरिया की खोज जो है
1676। चलिए लिख लीजिए, 1676 में हुआ बैक्टीरिया की खोज। किसने किया बच्चों? हॉलैंड का था वैज्ञानिक। हॉलैंड का कौन थे बच्चों? ल्यूवेनहॉक। लगभग सभी बच्चे का जवाब आ चुका है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ल्यूवेनहॉक, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। अच्छा बच्चा, कोई पूछ दे बैक्टीरिया शब्द किसने दिया था, तब क्या बोलिएगा? जी हाँ, बैक्टीरिया शब्द जो दिए थे उसका नाम है, लिख लीजिए, एहरेनबर्ग, ठीक है। बैक्टीरिया का खोज तो वो कर दिए, मगर बैक्टीरिया का नामांकन वो नहीं कर पाए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बैक्टीरिया का नामांकन, ये शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर पूछेगा कि बैक्टीरिया शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो एहरेनबर्ग हो जाएगा सही आंसर। चलिए मैं रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे, 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट एकदम रसगुल्लो, ठीक है। फटाफट कमेंट करिए, आपके सामने है, आपके आंख के पास, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए, फटाफट, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा, मेरे लगभग 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 सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, एजो बैक्टीरिया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? एजो बैक्टीरिया, बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलिए फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़िए, ठीक है। लास्ट चल रहा है सेशन, फिर भी हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? कह रहा है क्वेश्चन कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने आने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, एनाबेना, इनमें से कोई नहीं। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है, लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लैक्टोबैसिलस जो है बिल्कुल सही जवाब है। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस का होता है मेरे रसगुल्लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और जवाब देंगे। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन सा है? ठीक है बच्चों, कह रहा है सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन सा है, आपको बताना है फटाक सा, ठीक है बच्चों। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट बताइए, ठीक है, फटाफट बताइए आपको इसका आंसर, इसका आंसर आपको बताना है। सबसे प्रचलित ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस या राइजोबियम। 4 ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हम देख पा रहे हैं कमेंट में, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है। राइजोबियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। राइजोबियम जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका, राइजोबियम, ठीक है बच्चों। राइजोबियम जो है बिल्कुल सही आंसर आपका आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देखेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देखेंगे। कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक है कोकीन, टेनिन, एम्फीटामिन या कैफीन। कैफीन, ठीक है बच्चों, कैफीन। कैफीन इसको लिखा जाएगा, कैफीन नहीं कैफीन, ठीक है बच्चों। कोकीन, टेनिन, एम्फीटामिन या कैफीन। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही जवाब लगभग बच्चे का सही है। कैफीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कैफीन जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, कैफीन जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज का सेशन आपका इस तरह से चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से। 38वां नंबर क्वेश्चन है, अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अफीम और हीरोइन किससे प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों,
थिया, पेपावर, केनाबिस, थियोब्रोमा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मैं रसगुल्लो, फटाफट 38 नंबर का फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल मेरे बच्चों, अफीम और हीरोइन, ये देखिए बच्चों फिल्म वाला हीरोइन नहीं है, ये जो है एक नशीले पदार्थ हैं और किससे प्राप्त किया जाता है, तो पेपावर से किया जाता है। क्लियर बच्चों, अगर नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, एकदम फटाक सा नोट डाउन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे 39वां नंबर, कह रहा है निम्न में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है कौन सी बीमारी जो है मुर्गियों में होती है। आपको जवाब देना है बच्चों, कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए मेरे रसगुल्लो, फटाफट जवाब देना है, ठीक है। चलिए बच्चे मेरा फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चे फटाफट जवाब देंगे, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए आज के क्वेश्चन का। चलिए बिल्कुल सही है, रानीखेत। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चे, रानीखेत इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सब जो रोग होता है ये सब मानव में होता है, ना कि मुर्गी में होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर मेरे बच्चों। चलिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार बच्चों, इसी तरह से आप जो है अपना अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, चलिए फटाफट फटाफट हम कर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपके सामने आ चुका है, देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए। 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट, ऑप्शन आपके सामने है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर, ऑन्कोजिन्स, सी है ए और बी दोनों, डी है विषाणु। फटाफट कमेंट करिए बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे रसगुल्लो मेरे रसगुल्लो। चलिए बहुत शानदार मेरे बच्चे, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप जुड़िए हमसे। आपका सोशल साइंस वाले क्लास में बहुत ही कम उपस्थिति थी बच्चों, हमारा मन बहुत छोटा हो जाता है, हो सकता है कल से हम आपका सोशल साइंस का नहीं ला पाए, ठीक है बच्चों। हम सोशल साइंस का आप लोग के लिए नहीं ला पाएंगे, आप लोग जो है तैयारी और कहीं से कर लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं बच्चों आप लोग के लिए सोशल साइंस का हम इतना अच्छा से, हम साइंस से भी अच्छे से तरीके से हम सोशल साइंस का लाए थे, मगर हम आप लोग का उदासीनता देख करके हमें बहुत अफसोस होता है। 16 बच्चे 17 बच्चे या 18 बच्चे हैं लाइव थे, उससे ज्यादा बच्चे नहीं थे। सोच लीजिए आप 30 35 40 बच्चे हैं साइंस में, और सोशल साइंस में आप 15 16 रहते हैं, क्या मन करेगा, हमें मन नहीं करता है कि हम जो है कुछ आपके लिए सोशल साइंस खास करके बनाएं, क्योंकि आप लोग सोशल साइंस में पहले ही से महारथी है, तो महारथियों को पढ़ाना हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, क्या पढ़ाकर हम आप लोगों को करेंगे, ठीक है। तो इस ऐसा हो सकता है कि कल से सोशल साइंस का आप लोग का जो है नहीं आ पाए, ठीक है बच्चों, आप लोग को कल से सोशल साइंस का नहीं आ पाएगा, हो सकता है वो देखने के ऊपर, क्योंकि आप लोग का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है सोशल साइंस में, इसलिए हम अपना समय नहीं इन्वेस्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि हम 12th वाला के लिए कोई और सब्जेक्ट हम ले आए, मैथ ले आए 12th वाला के लिए, तो थोड़ा उसका बेचारा लोग को फायदा हो जाएगा, क्योंकि हम इतना अच्छा क्लास लाए, देख लीजिए कितना स्टैंडर्ड उसका उसका जो है उसका स्क्रीन शॉट, स्क्रीन जो आपका होता है सोशल साइंस का, देखिए कितना स्टैंडर्ड तरीके से बना हुआ है, एकदम स्टैंडर्ड है, फिर भी आप लोग का जो है एकदम बोले ना उदासीन, जिसमें से कि दो लगभग 17-18 लाइव थे, उसमें से 2 मेरा ही मोबाइल रहता है, यानी लगभग 15, यानी 2 घटा लीजिए तो 15 हो जाता है मेरे बच्चों। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 40 का ऑन्कोलॉजी जो है बिल्कुल कैंसर का अध्ययन से होता है। देखेंगे बच्चों, अगर आप लोग का प्रदर्शन अभी अच्छा रहा तो कल जरूर हम सोशल साइंस का लेकर के आएंगे, वो पता लग जाएगा। चलिए कैंसर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला है कीटनाशक, दूसरा है जैविक खाद, तीसरा है ईस्ट, चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, चौथा है इनमें से
कोई नहीं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। अब सेशन ये 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, एकदम फटाफट चलेगा। चलिए 41 का बिल्कुल सही जवाब है जैविक खाद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एकदम कमेंट करने के लिए तैयार रहिए, फटाफट फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट ये सेशन खत्म करेंगे क्योंकि 8 बजे से फिर 12th का क्लास स्टार्ट है 9 बजे से, सॉरी 9 बजे से फिर 12 का क्लास है बच्चों, इसलिए हम फटाफट कोशिश कर रहे हैं खत्म करने का। इस निम्न में से किसका प्रमुख स्रोत है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिएगा, विटामिन सी, राइबोफ्लोविन, शर्करा, प्रोटीन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। इष्ट निम्न में से किसका स्रोत है? विटामिन सी का, राइबोफ्लोविन का, शर्करा का या प्रोटीन का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इष्ट किसका है? बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब मेरे बच्चों, राइबोफ्लोविन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इष्ट जो है किसका प्रमुख स्रोत है? तो राइबोफ्लोविन का है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। चलिए मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, 43वां नंबर क्वेश्चन पे, 43वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, 43वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, निम्न में कौन सी खोज महज एक संयोगवश की घटना है? देखिए बच्चों, एक कहानी है कि कुछ खोजा और जा रहा था, खोजा कुछ और चला गया। देखिए ये कहानी जब पढ़िएगा तो बहुत आनंद आएगा। अभी आपके हमारे पास समय नहीं है कि हम आपको बताएं, ठीक है? अगर आपको कभी फुर्सत हो तो हमारे हमसे मिलिए, हम आपको जरूर बताएंगे। कौन सी खोज महज एक संयोगवश घटना है? तो ये पेनिसिलिन है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज है। कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। पेनिसिलिन की खोज विलियम बेंटिंग ने किया था बच्चों, एकदम इसका पोस्टमार्टम हम कर देते हैं। कौन किया था? तो विलियम बेंटिंग किया था, विलियम बेंटिंग 1921 में किया था। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, पेनिसिलिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 44वां नंबर है। देखिएगा, विनेगर का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? आप विनेगर टेस्ट किए होंगे, ठीक है, विनेगर आप टेस्ट किए होंगे, उसका खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, प्यूमेरिक अम्ल, 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करना है। 44 बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, एसिटिक अम्ल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। विनेगर जो है किससे खट्टा स्वाद है, कारण है? तो एसिटिक अम्ल के कारण है। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे रसगुल्लो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 45वां नंबर क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है किसके खेती में? गेहूं, मक्का, धान, गन्ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है कहां? ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट मेरे बच्चों। चलिए बहुत ही अच्छा, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। धान इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है धान में होता है नील हरित शैवाल के रूप में। चलिए मेरे रसगुल्लो, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में हम आ चुके हैं बच्चों, अब आपका ये सेशन खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, एकदम फटाफट ये सेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे रसगुल्लो, ये सेशन समाप्त होने में अब कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है, एकदम आपका ये फटाफट सेशन समाप्त होने वाला है, आप सिर्फ बस देखते जाइए। ठीक है चलिए मेरे बच्चों, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? बिल्कुल राइट मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल यकृत इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यकृत जो है बिल्कुल सही जवाब है, यकृत जो है बिल्कुल सही होगा, ये बी जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का जो है यकृत अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है,
47वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखेंगे और बताएंगे। 47वां नंबर, एक नदी के जल का बीओ, देखिए आ गया ना बच्चों, क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं आपको। एक नदी के जल का बीओडी लगभग कितना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 8, 20, 400, 500। देखिए जितना बढ़ेगा नदी का प्रदूषण उतना अधिक होगा। ठीक है, आप दिल्ली का यमुना नदी जानते हैं, 200, 250 उसका बीओडी है। ठीक है बच्चों, एकदम मेरे रसगुल्लो। चलिए फटाफट जवाब दीजिए जी, एक नदी के जल का बीओडी लगभग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए बच्चों। क्लियर जवाब? ठीक है, लगभग लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आया है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में 48वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने है। चलिए बच्चों, पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, विषाणु से। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, विषाणु से। बिल्कुल राइट जवाब है मेरे बच्चों। 48 का जो है बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है कवक से उत्पन्न किया जाता है, कवक से उत्पन्न किया जाता है मेरे रसगुल्लो। चलिए इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पनीर में एक विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ईस्ट से, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से। चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। पनीर में एक विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है? ईस्ट से, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से। मेरे बच्चों बिल्कुल राइट जवाब है, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, जीवाणु इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ज्योति कुमारी, सत्या यादव, धीरज कुमार, चंदन कुमार, शालिनी कुमारी, अनुष्का, अनन्या चौरसिया, साइना अली, सपना कुमारी, रिया कुमारी, सिमरन कुमारी, मनीषा कुमारी, पुष्पराज, चंदन कुमार, अमृता भारती, जितने भी बच्चे हैं, मनीषा कुमारी, सभी का लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है मेरे रसगुल्लो। समझ गए ना? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, जीवाणु के कारण ऐसा होता है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था? चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है अल्कोहल, दूसरा है वाटर, तीसरा है मिल्क, चौथा है आपका ऑयल। ठीक है, ये आपको बताना है कि प्राचीन काल में जो ईस्ट है, ईस्ट से क्या बनाया जाता था। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चे, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, आपके लिए ही ये सेशन है। फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत शानदार, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। 50 का ए बिल्कुल राइट है, एल्कोहल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एल्कोहल जो है सबसे सुटेबल है। प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग एल्कोहल यानी शराब बनाने में किया जाता था। शराब, उस जमाने में भी शराब के शौकीन थे। तो हमारे बच्चों आज का ये सेशन यही समाप्त हो रहा है। कल हम जो है गुस्सा में बोल दिए हैं कि सोशल साइंस का नहीं लेकर के आएंगे, मगर लग रहा है कि सोशल साइंस का हम लेकर के आएंगे। चाहे आप दो ही बच्चे देखें, जो हमारे एकदम एकदम जो अच्छे बच्चे हैं वो हमारा क्लास जरूर बात करते हैं, ये हमें पता है। अब जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए हम पढ़ने वालों को क्यों हम क्या बोलता है उसको दंड दें? नहीं बच्चों, हम आपके लिए क्लास लाएंगे। 6 बजे से अब रोज क्लास होगा सोशल साइंस का, और 8 बजे से साइंस का, और 12 बजे दोपहर को मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सब, सानिया, अमृता, ज्योति, जितने भी बच्चे हैं, चंदन, सत्या, सपना, रिया, सभी बच्चे को हम देख पा रहे हैं, जो भी हैं आप सुन लीजिए। 12 बजे से आपका लघु उत्तर ये रहेगा कल सोशल साइंस का। ठीक है बच्चों, या फिर साइंस का, दोनों में से कुछ भी रह सकता है मगर रहेगा। चलिए आज का ये सेशन यही समाप्त हो रहा है। सभी बच्चों को एक साथ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, आपका रात अच्छा से कटे। आप जो है बच्चे से मेहनत करिए, अब क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज्यादा दिन नहीं रहा है, गिना चुना दिन रहा है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन को एकदम जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे भी लगातार आपके लिए एमसीक्यूज, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ रहा है। चलिए बच्चे, इसी के साथ हम आज का ये सेवा समाप्त कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।